बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार कादमी। कोई माने या ना माने, सख्त फैसलों की भी कीमत अदा करना पड़ती है और गलत फैसलों की कीमत भी अदा करना पड़ती है। लेकिन ये फैसले सही थे या गलत थे, इसका तयन वक्त करता है, इसका तयन तारीख करती है। और अगर हम तारीख से सबक नहीं सीखते, गलत फैसलों को नहीं मानते या अपनी गलती का एहसास नहीं करते, तो फिर तबाही के रास्ते पर चल निकलते हैं। लेकिन अगर हम इस बात का एहसास कर लें कि जो फैसले हमने किसी वक्त में किए थे, जो पॉलिसियाँ हमने अडॉप्ट की थी वो गलत थी, तो फिर बेहतरी के आसार पैदा हो जाते हैं। तो लगता यूँ है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी गलतियों का एहसास हो चुका है और इस्टेब्लिशमेंट उन गलतियों को पिछले कई सालों से सुधारने की कोशिश कर रही है। और 4 साल पहले की मिलिट्री रिजीम और आज की मिलिट्री रिजीम की सोच में और पॉलिसीज़ में वाज़िया फ़र्क नज़र आता है और उसके बेहतर नताइज भी नज़र आते हैं। तो पाकिस्तान के लिए 2 बड़ी अच्छी खबरें ये हैं। पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला जा रहा है और इसका प्रोसेस शुरू हो गया है। FATF हुकाम इस बात पर राज़ी हो गए कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का अमल शुरू किया जाए। तो ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट बहुत से लोग ले रहे हैं, जिसमें साबिक़ हुकूमत खान साहब का रजीम वो भी इस बात का क्रेडिट ले रहा है कि उनकी मेहनत की वजह से पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकला। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी इस बात का एतराफ़ करी कि सिविल और मिलिट्री क़यादत ने मिलकर काम किया तो नाम ग्रे लिस्ट से निकला। जबकि मौजूदा हुकूमत भी इस बात का दावा कर रही है कि जब से वो हुकूमत में आए हैं, पाकिस्तान पर से नहुसत के साए ख़त्म हो गए और पाकिस्तान में अच्छी खबरें शुरू हो गई है। और FATF का रिमूव होना ये मौजूदा हुकूमत की खुशबख्ती का एक अलामत है। तो जितने मुँह उतनी बातें और हर कोई इसका क्रेडिट लेने चल पड़ा है और साथ साथ ही इस बात के ज़िम्मेदारों को भी मतऊन किया जा रहा है, बल्कि बैशिंग की जा रही है कि जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में गया, तो उसका बैकग्राउंड क्या है इस पर मैं आपको बात करूँगा। लेकिन पहले अच्छी खबर मैं बता दूँ आपको, और वो अच्छी खबर ये कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 5% से ज़ायद कमी हो गई है और खाम तेल की कीमतों में कमी का तेज़ी से रुझान जारी है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। माहिरीन है वो ये कहते हैं कि कीमतों में कमी अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक में शरह सूद में इजाफे के पेश नज़र हुई है, क्योंकि सरमायाकार इस इकदाम से परेशान है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 4.9% यानी $5.85 कम होकर 113.96 बैरल पर आ गई। यानी जो तेल मार्केट में आलमी मंडी में $120 का था, वो अब तकरीबन 113 या $114 पे आ गया। और इसी तरह जो दूसरी बड़ी एंटिटी है क्रूड ऑयल की, तो इसके अंदर जो मेरी इनपुट ये है, और मैं इस पर बात करना चाह रहा था लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाया और वीलॉग भी इतनी तादाद में नहीं आपके साथ शेयर कर पाया, कि अमरीकी तेल की कीमतों में कमी मेरी प्रेडिक्शन तो 4 रोज़ पहले थी कि होने वाली है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि जब से अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब का दौरा करने की हामी भरी है और वो दौरा सऊदी अरब करने वाले हैं, उसके बाद से इस बात का इम्कान था कि तेल की कीमतों में कमी होगी। जब से जो बाइडन इक़्तिदार में आए हैं, उन्होंने सऊदी अरब के साथ वो ताल्लुकात नहीं रखे जो माजी की अमरीकी हुकूमतों के रहे हैं। तो सऊदी अरब तेल का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और उसने अपनी तेल की पैदावार में कमी की हुई है, जिसकी वजह से आलमी मार्केट में तेल की किल्लत महसूस की जाती है। और जब से यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई है, उसमें भी तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्योंकि तेल का एक बड़ा प्रोड्यूसर रूस भी है। तो सऊदी अरब और अमेरिका के तल्लुकात बेहतरी की जानिब जाना दुनिया भर में तेल की कीमतों को नॉर्मलाइज करने में एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। ये मेरा तज़िया था जो मैं किसी वजह से आपके साथ शेयर नहीं कर सका, लेकिन अब मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल ऐन उसके मुताबिक है कि दुनिया भर में तेल जो है वो सस्ता हो रहा है और होगा। और ये पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है कि जब आलमी मंडी में तेल सस्ता होता है तो पाकिस्तान में भी उसकी कीमत में डेफिनेटली कमी आएगी। और पिछले दिनों में जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जो कि आवाम के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि उनके ऊपर तेल की कीमतों का एक बड़ा बोझ अचानक पड़ा है। पर बदतरीज नहीं बढ़ा, ये महंगाई ये सिलसिलेवार या किस्तवार या आहिस्ता आहिस्ता नहीं हुई। एकदम जो पेट्रोल बम गिरा था उसको अब आसानी होगी कि ये वापस यानी रिवर्स हो। और दूसरी अच्छी खबर मैंने आपको बता दी कि FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का जो नाम है वो निकालने का फैसला कर लिया गया है और इसके ऊपर अब मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो रही हैं, चहमगोइयाँ हो रही हैं।
और सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है वो पीटीआई है, और जिसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को क्यों उसको ग्रिल किया जा रहा है, और ये ग्रिल करने वालों में सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग शामिल नहीं, बल्कि पाकिस्तान के जितने पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं या वो लोग हैं, वो उनमें से बेशतर लोगों का ख्याल ये ख्याल है, और हर एक का ख्याल अपना अपना होता है और राय अपनी अपनी होती है, और ये बेहतर होता है जब कौमें अपनी गलतियों का एहसास कर लेती हैं, उस पर बात कर लेती हैं, तो ये बात किसी हद तक समझ में आने वाली है। और कि अगर पहले ही नवाज शरीफ के कहने पर हम अपना हाउस इन ऑर्डर कर लेते तो हम इन मुश्किलात में नहीं फंसते। और ये नवाज शरीफ जब हाउस इन ऑर्डर करने की बात की थी तो ये बहुत से लोगों को याद होगा कि ये वो वाक़या है जब डॉन लीक्स हुई थी। लेकिन पाकिस्तान पहली बार ग्रे लिस्ट में नहीं गया, पाकिस्तान 3 बार ग्रे लिस्ट में जा चुका है, और ये तीसरी बार वो ग्रे लिस्ट से निकल रहा है। पहली बार ग्रे लिस्ट का अरसा 2 साल का था, उसके बाद 3 साल का अरसा था, और अब 4 साल बाद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकल रहा है। तो इस पर बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला किसने, और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने वाले लोग आज उसको ग्रे लिस्ट से निकालने का क्रेडिट क्यों ले रहे हैं। तो ये बहस एक चल निकली है जिसके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत है कि पाकिस्तान की का नाम ग्रे लिस्ट पाकिस्तान इन मुश्किलात में क्यों घिरा। 2008 अगर किसी को याद हो तो ये बॉम्बे अटैक्स है, बॉम्बे के ऊपर अटैक हुआ था और उसका इल्ज़ाम मुजाहिदीन पर लगाया गया था, और उसके हवाले से पाकिस्तान के अंदर से यानी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये साजिश पाकिस्तान में तैयार हुई, इसमें लश्कर तैयबा या जमातुद दावा का नाम आया। तो इंडिया इस केस को आलमी यानी सतह पर उजागर करने में कामयाब हुआ, और 2008 में हम पर ये सारा मामला शुरू हुआ कि जी हमने यानी इसमें जो मेन था वो था कि जो जिहादी तंजीमें होती हैं इनकी जो फाइनेंसिंग होती है, तो टेररिज्म फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रैफिकिंग और इसके अलावा करेंसी की स्मगलिंग, इस किस्म के इल्ज़ामात लगे कि ये यानी इलीगल जो मनी ट्रांजैक्शन है इसकी वजह से दुनिया भर में जो टेररिज्म बढ़ रही है उसको रोकने के लिए FATF ने हमारा नाम ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। तो पाकिस्तान जून 2018 में ग्रे लिस्ट में गया था, और अब फिर जून 2022 में वो ग्रे लिस्ट से बाहर आया है। इसमें कहा यह जाता है कि सबसे अहम जो काम हुआ वो हुआ जिसमें लश्कर तैयबा के सरबराह जो कालदम जमात है हाफिज सईद, उसके सरबराह को जब 33 साल की कैद सुनाई गई, उन्हें दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया गया। तो ये वो काम है जिसके बाद पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि पाकिस्तान खुद अपने यानी मामलात को निपटाने में बहुत संजीदा है, और पाकिस्तान दहशतगर्दी की ना हमायत करता है, ना उसको सपोर्ट करता है, ना उसको आगे फलने फूलने देगा। तो ये 33 साल की जो कैद हुई उसके बाद फिर ये पाकिस्तान के ऊपर अब ये रिमूव हो गया है। लेकिन 2008 में जब बॉम्बे अटैक्स हुए थे तो उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर ये पाबंदी लगी थी। 2008 के बाद फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो 2010 में ये पाबंदी हटा ली गई, और इसमें ये कहा गया जी पाकिस्तान ने कुछ बेहतर इकदाम किए हैं तो ये पाबंदी हट गई। लेकिन उसके बाद फिर 2010 में ये पाबंदी जब हटाई गई, और तो 2012 में ये पाबंदी दोबारा लग गई, और उसके बाद ये पाबंदी 2015 में हटाई गई। और 2015 में पाकिस्तान इस दौरान बहुत सारी चीज़ें कर चुका था। पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल एक्शन प्लान इंट्रोड्यूस कराया गया जिसमें बहुत सारे ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन ज़रब अज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद। तो पाकिस्तान ने टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग लड़ी, और पाकिस्तान का नाम फिर निकाल दिया गया। अब 2022 में भी यानी 2018 में फिर इस पर दोबारा पाबंदी लग गई, और ये कहा गया जी कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग को और इस तरह की चीज़ों को रोकने में नाकाम रहा है। तो पाकिस्तान के ऊपर 3 बार पाबंदी लगी है। जो इसमें सबसे वैलिड चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान पर यह पाबंदी हमेशा उस वक्त लगी जब पाकिस्तान के अंदर या तो हुकूमत चेंज हो रही थी या नए इलेक्शन हो रहे थे। तो तीनों बार इस तरह हुआ। 2008 में जब पीपल्स पार्टी अभी इक़्तिदार में नहीं आई थी तो पाबंदी लग गई, और 2013 में जब इलेक्शन होने वाले थे तो 2012 में पाबंदी लग गई, और अब 2018 में जब 2018 में पाबंदी लगी क्योंकि उसमें भी इलेक्शन थे,
और फिर अब 2022 में या 23 में हम इलेक्शन में जाएंगे तो फिर पाबंदी का यानी हटा ली गई है। तो अक्टूबर में इसका फैसला होना है। अक्टूबर में FATF का वफद पाकिस्तान आएगा और वो जायज़ा मिशन होगा जो ये देखेगा कि हमने वो मेजरमेंट वो दुरुस्त लिए। ये जायज़ा बोर्ड होता है और इससे पहले भी ये जायज़ा बोर्ड कई दफ़ा पाकिस्तान आके अपनी रिपोर्ट को ये दे चुका है कि यानी एक दो दफ़ा यानी नेगेटिव रिपोर्ट भी हुई है। इससे पहले भी ग्रे लिस्ट में जब नाम निकाला गया था तो रिपोर्ट नेगेटिव दी गई थी, जिसके बाद दोबारा नाम डाला गया था। तो पाकिस्तान ने ये जो यानी 3 बार ग्रे लिस्ट में नाम डाला गया, अब उसके बाद ये सारा सब इसके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, जिसके ऊपर यानी हालत ये हो गई है कि ISPR के ट्विटर अकाउंट के ऊपर तहरीक इंसाफ के लोग या फ़ौज के मुखालिफ या पाकिस्तान के दुश्मन लोग, ये कह ले दुश्मन ही है जो हमारी फ़ौज को ट्रोल कर रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं और ख़ासा अटैक कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो बैकग्राउंड जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो ये, और दूसरा इसमें आपको याद होगा डॉन लीक्स जब हुई थी तो उस वक्त मियाँ साहब ने जो उस मीटिंग का जो क्रक्स था वो ये था कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट इस बात पे नाराज़ हो गई, उसको डॉन लीक का नाम दिया गया और हुकूमत को इसके ऊपर खासा बैकफुट पे जाना पड़ा और अपने कई सीनियर ऑफिशियल्स को या मिनिस्टर्स को हटाना पड़ा। ये इल्ज़ाम यानी इसके बाद फिर फ़ौज और नवाज शरीफ के तल्लुकात जो है वो खासे ख़राब हुए इस वजह से, डॉन लीक की वजह से, और एक लंबी लड़ाई चली जिसका अंजाम 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे पर हुआ। कहने वाले कहते हैं कि जी पाकिस्तान को इस बात से ज़्यादा कि वो ग्रे लिस्ट से उसका नाम निकाला जा रहा है, ये तयन करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में क्यों गया था, ज़िम्मेदार कौन था, कि कोई जिम्मेदारी लेगा, कोई बताएगा किसकी गलती की वजह से FATF में हमारा नाम जाता रहा है या वो जो भी है। तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पॉलिसियाँ ऐसी होती हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करते हुए उनके नताइज का नहीं पता होता। आप अज्यूम करते हैं, आप असेस करते हो, अपनी तरफ से एक बेहतर पॉलिसी बनाते हैं। अगर उसके रिजल्ट खुदा ना खास्ता आप वो ना निकले जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर उस पॉलिसी को गलत ही समझा जाता है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ भी किया, जो मिलिट्री, ये मौजूदा जो मिलिट्री रजीम है जनरल बाजवा, इनका इसमें कोई रोल नहीं है। जनरल बाजवा ने तो आने के बाद इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की है। मिलिट्री जो 2018 का रजीम चेंज है उसमें जनरल बाजवा या उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त थी उनका नाम आता है, क्योंकि इसके पीछे एक पूरा सिलसिला चल रहा था हुकूमत को तब्दील करने का और ये डॉन लीग का एक तसल्सल चल रहा था। लेकिन जब उन्हें भी एहसास हुआ कि ये भी मामला गलत है तो पीछे हट गए। इसलिए बाद लोग कहते हैं कि बड़ी मोहब्बत थी जनरल बाजवा में और इमरान खान में, फिर अचानक क्या हुआ। तो अचानक होने की कोई वजह नहीं है, ये अपनी गलतियों का इदराक और एहसास करना है। तो मैं तो इस बात पर अप्रिशिएट करता हूँ मिलिट्री रजीम को कि उन्होंने एक पैराडाइम शिफ्ट लिया। इस पे जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो तो FATF को देना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान को इस हद तक फोर्स किया कि पाकिस्तान को या पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें जो खामियां थी उनकी निशानदेही की और उन्हें रिवर्स करा दिया। तो अब वो जो चीज़ें जो दुनिया जिनको गलत समझती है, दुनिया जिनके ऊपर उंगलियां उठा रही थी और दुनिया कह रही थी कि आपके अंदर से दहशतगर्दी हो रही है, वो हमने ख़त्म कर दी। तो अब दुनिया के एतराज़ात ख़त्म होने चाहिए। इंडिया ने बड़ी कोशिश की पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में डलवाने की और वो किसी हद तक कामयाब भी हो जाता अगर हमारे यहाँ पे इस बात का इदराक ना होता, एहसास ना होता। तो इसका क्रेडिट अगर आप देना चाहें तहरीक इंसाफ को तो दे सकते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थी और शायद यही वजह थी कि फ़ौज को बड़ी आसानी थी कि वो जो काम वो चाहती थी वो करा सकती थी और खान साहब या उनकी हुकूमत उसमें उसकी राह में कोई रुकावट नहीं बनते थे, क्योंकि वो लाए वो नहीं करते और उनको भी इस बात का एहसास था कि हमने ये मामला हैंडल नहीं करने, ना हमने चलाने, ना हमारा कोई ताल्लुक है। अगर उनकी बात को देखा जाए तो फिर वो यानी अगर हमारे जो अहले यूथ है, यूथी इमरानडूस जिन्हें कहते हैं, वो क्रेडिट लें, शुक्रिया इमरान खान, और जो PMLN वाले वो कहते शुक्रिया शहबाज शरीफ। तो खान साहब अगर इतने मेहनती होते कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल सकते तो फिर जो पिछले 3 साल में उन्होंने बिजली की मद में 900 अरब का खसारा, 900 से 2400 अरब ले गए हैं, बजट खसारा 2200 से वो 5600 पे ले गए हैं,
और गैस का खिसारा जो 0 से 1500 पे ले गए, महंगाई 4% से 15% पे ले गए, और कर्जे पाकिस्तान के 24,000 से 42,000 पे ले गए हैं। और ये 3 साल में उनकी कारकर्दगी है। तो उनके खाते में अगर आप ये डालना चाहें जी ग्रे लिस्ट में उन्होंने नाम लगा दिया तो लगा दें। अगर आप उनके खाते में डालना चाहते हैं कि उन्होंने ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकाला है तो ये क्रेडिट उनको दे दें। लेकिन ये क्रेडिट जो है वो उनकी हुकूमत की कारकर्दगी को जस्टिफाई नहीं करता। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे थे। ग्रे लिस्ट से निकालने में पूरे पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान का बेनिफिट था, जिसमें सबको पता है GHQ के अंदर भी एक सेल कायम किया गया और ये फिर उसके मातहत रह के सारे इक़दाम किए गए जो मौजूदा हुकूमत का नहीं कर सकती थी या पिछले हुकूमत भी नहीं कर सकती, कोई भी सिविल हुकूमत नहीं कर सकती थी। किसकी ज़रूरत थी कि हाफिज़ सईद को पकड़ता और उसको जेल में डालता? किसकी ज़रूरत थी कि ज़कीर रहमान लखवी को सज़ा सुनाई जाती? ये वो लोग थे जो कि पाकिस्तानी मुआशरे में यानी फलाई काम करते थे। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने यानी इंडिया के अंदर जो दहशतगर्दी हुई, वो जो बॉम्बे अटैक्स हुए थे उनमें ही इन्वॉल्व थे। तो इनको अदालतों में ले जाना, यानी इनके ऊपर कोई 41 FIR हुई, उनमें से 27 पर फैसला हो गया। हाफिज़ सईद साहब को 33 साल कैद हो गई, ज़कीर रहमान को 5 साल कैद हो गई। टास्क फोर्स ने जो FATF कहलाता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उन्होंने जो पाकिस्तान को मुतालबा दिए, जो एक फहरिस्त दी कि आप ये काम करें, पाकिस्तान ने सारे कर दिए। पाकिस्तान ने वो सारे काम कर दिए जो कि पाकिस्तान से कहा गया था। तो अब दुनिया के पास पाकिस्तान को डालने का, FATF में रखने का कोई जवाज़ नहीं रह गया था। पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी नामी गिरामी तंजीमें थी, उन सब तंजीमों को हाई सिक्योरिटी रिस्क करार देकर बैन कर दिया। जितनी तंजीमें थी जो कि मजहबी थी या जहादी थी या जिनका नाम भी आता था, उन सब को जो है यानी उनमें से ज़्यादा कालदम हो चुकी हैं। अब किसी आपको जहादी तंजीम का पाकिस्तान के अंदर वजूद नज़र नहीं आता। ना ही कोई ऐसी मजहबी तंजीम है जिसके ऊपर कहा जाए कि ये यानी टेररिस्ट एक्टिविटी में किसी भी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो। तो ये सारा जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ, ये फ़ौज ने यानी साफ़ किया। अब इसे कह सकते हैं कि जो गन डाला गया था वो गन समेट दिया गया, तो गलती या पॉलिसी गलत थी, उसका मुदावा कर लिया गया। तो जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपने वक्त में, अगर राइल शरीफ थे या उनसे पहले जनरल कियानी थे या उससे पहले जनरल मुशर्रफ थे, उन्होंने अपने अपने दौरे यानी जब वो मिलिट्री के सरबराह थे तो उन्होंने अपनी दानिश में जो फैसले किए होंगे उनको शायद उनके नताइज का अंदाज़ा नहीं होगा, जो कि बाद में आने वाली मिलिट्री रजीम जनरल बाजवा ने इसको असेस किया और फिर जब उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया और उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो खान साहब को इक़्तिदार में लेकर आए, उन पर ये इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने खान साहब को इक़्तिदार से निकाला। दोनों इल्ज़ाम उन्होंने सहे और इस वक्त जनरल बाजवा शायद पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत है जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक हो रहे हैं और वो उन अटैक्स को ले रहे हैं और उन्होंने मर्दाना वार जो गलतियां हैं और जो कोताहियां उनसे हुई हैं उसका वो उनकी बैशिंग उन्हीं के ऊपर हो रही है। अब आप जितनी बड़ी तनकीद कर लें जी इस्टेब्लिशमेंट ये ना करती, इस्टेब्लिशमेंट वो ना करती, तो ये तो माजी के किस्से हो गए ना कि हम जैसे वो अगर कहा जाए जी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता तो इमरान खान ने तो कुछ नहीं किया था। करने वाले तो वो 11 खिलाड़ी थे, 10 खिलाड़ी थे जिन्होंने जिनके नाम यानी जिन्होंने कारकर्दगी दिखाई, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दी, लेकिन चूंकि खान साहब टीम के कप्तान थे तो क्रेडिट उन्हें चला गया। तो इसी तरह अब अगर FATF में पाकिस्तान का नाम हटाए तो खिलाड़ी कोई भी हो लेकिन कप्तान शहबाज शरीफ है तो क्रेडिट उसको जाएगा, तो और ये क्रेडिट जो है वो जनरल बाजवा को भी जाएगा। तो मैंने आपके सामने फैक्ट रख दिए हैं, अब आप इसका फैसला खुद कर लें कि उनके ऊपर जो तनकीद हो रही है वो उन पर होनी चाहिए या उन लोगों पे होनी चाहिए जिन्होंने गलत फैसले किए थे। तो मेरा ख्याल है गलत फैसले करने वाले माजी का हिस्सा बन गए और उनका कोई नाम भी नहीं आज। और एक और बड़ी आम खबर ये कि जनरल मुशर्रफ के अहले खाना उनको पाकिस्तान लाने पर राज़ी हो गए और उन्होंने इस बात का बाज़ाब्ता यानी ऐलान कर दिया है या कह लें उन्होंने तस्दीक कर दिया कि जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और उसके लिए एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया जा रहा है और इसके लिए फ़ौज उनको फैसिलिटेट कर रही है। फ़ौजी हुकाम से उन्होंने रब्ता कर लिया है। जो मीडिया इतलात है उसके मुताबिक जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान लाया जाएगा और उनका जो बाकी मानदा इलाज है वो पाकिस्तान में ही किया जाएगा।
अब वो पाकिस्तान आते हैं तो पता चलेगा कि उनकी हालत कितनी सीरियस है, क्योंकि अभी तक तो वो दुबई में है और उनके बारे में सुनी सुनाई बातें हैं। शुनीद है कि वो अपने सेंसेस में नहीं है, अपने हवास खो चुके हैं और वो लोगों को पहचानते भी नहीं और बात भी कम करते हैं, इंतहाई कमज़ोर हो चुके हैं। इसी वजह से उनको पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है इस वक्त या जो हुकूमत है, उन्होंने उसको उनकी वापसी की राह में रुकावट न डालने का यानी फ़ैसला किया था और ऐलान कर दिया। तो जो आप बॉम्बे अटैक का वाक़या है, इसके हवाले से अगर आप देखें तो ये इसके भी जो बैकग्राउंड आता है वो भी यानी जो जहादी तंजीमों का फ़रोग है वो तो 9/11 के बाद ज़्यादा हुआ पाकिस्तान के अंदर, और उस वक्त जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के सरबराह थे। तो उनके दौर में फिर ऐसी तंजीमों को जो सबसे ज़्यादा प्रमोट किया गया और उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ करार दिया गया, तो वो उनकी गलत पॉलिसी थी। वक्त ने साबित किया कि वो पॉलिसी दुरुस्त नहीं थी, पाकिस्तान को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। पाकिस्तान को जनरल मुशर्रफ के गलत फैसलों के बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। एक फ़ैसला जो उन्होंने उस वक्त की मजबूरी के तहत किया था कि अमेरिका ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर वो साथ नहीं देंगे तो वो इंडिया की तरफ चले जाएंगे और इंडिया की सपोर्ट ले लेंगे और पाकिस्तान के साथ वो बिल्कुल अपने ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे और साथ पाकिस्तान को भी अटैक करें। लेकिन वो फ़ैसला भी गलत था। अगर उस वक्त थोड़ा स्टैंड लेते तो शायद हालात ये ना होते। और फिर उसके बाद जो हमने एंगेज करने के लिए बहुत सारी तंजीमों को पैटर्नाइज़ किया, इंडिया भी करता है और सारी दुनिया के लोग करते हैं, लेकिन जो हमने किया या वो हमारे सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसको सक्सेसफुल हुआ होगा, लेकिन बाद में उसके जो नतीजे आए वो फिर पाबंदियों की सूरत में आए और उन हालात में आए जब हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डीप डाउन जा चुके थे। अगर हमारा ख़जाना भरा होता, हमारे पास हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती, तो हमें ग्रे लिस्ट में जाने पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ग्रे लिस्ट का मतलब ये होता है कि दुनिया आपके साथ तिजारती मामलात को कट डाउन कर देती है। तो अब ये भी टाइम लगना है, ये नहीं कि आज ही ख़त्म हो गया और कल से शुरू हो जाएगा। इट विल टेक टाइम। तो जल्दी जल्दी 2-3 खबरें और मैं आपको कर दूं कि FATF के साथ ही जो खबर आई वो बलूचिस्तान से आई और ये एक बुरी खबर थी कि वहाँ पे मज़दूरों के ऊपर अटैक हुआ है और ये पाकिस्तान के दुश्मनों को ये FATF से पाकिस्तान का नाम निकालना बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा, ख़ासकर रा को। और रा ने यहाँ पे अपने ऑपरेटर जो है वो जो स्लीपर सेल होते हैं उनको एक्टिवेट किया और पाकिस्तान में बलूचिस्तान के इलाके में एक बार फिर मज़दूरों के ऊपर अटैक हुआ। उसमें 2 मज़दूरों की जान जा चुकी है। ये फिर इसके जो यानी इससे समझ ले कि दुश्मन को कितनी तकलीफ़ हुई है। तो पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान का नाम निकला है, लेकिन ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। दुश्मन इसके ऊपर तिल मिला रहा है कि क्यों पाकिस्तान का जो बड़ी मेहनत से उन्होंने नाम पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में डाला था और अब उनका ख्याल था कि पाकिस्तान वैसे ही दिवालिया होने जा रहा है, पाकिस्तान को अगर ब्लैक लिस्ट में भी डाल देंगे तो तबाह हो जाएगा। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम, जिन्होंने अपनी गलतियों का एहसास करते हुए चीज़ों को रिवर्स कर दिया है और पाकिस्तान को बचा लिया। ये मैं इसलिए क्रेडिट दे रहा हूँ जनरल बाजवा को कि बहुत सारी चीज़ों को अगर मैं इन द लार्जर पिक्चर देखूँ तो मुझे नज़र आता है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए जो भी इक़दाम किए गए, चाहे वो उन्होंने किए या उनके तवस्सुस से हो गए या उनके ऊपर जो अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती, तो फिर मैं मान लेता हूँ। हाँ सब तो कहते हैं ना जनरल बाजवा ने मुझे निकाला गया, तहरीक अदम एतमाद मेरे ख़िलाफ़ हुई और भी बहुत से लोग दावे कर रहे हैं जी तहरीक अदम एतमाद का मशवरा जनरल बाजवा ने दिया था। तो जो भी हुआ ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा अमल है। और अपार्ट फ्रॉम आपकी पॉलिटिकल चीज़ें जो कि मैं अगले वीलॉग में करूँगा, ये आज सिर्फ FATF और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरों का देना है, तो इसमें ज़रा बुरी खबरों से गुरेज करना चाहिए। मासवाई जो बलूचिस्तान में वाक़या हुआ वो तो हुआ है, तो उनके साथ ज़ाहिर है ये हमें इस किस्म का आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि अब वो अग्रेसिव होकर हमारे ऊपर और ऑफेंस करें, खासकर बलूचिस्तान जहाँ पे उनके अभी भी नज़र आता है कि स्लीपर सेल मौजूद है और वो वक्त आने पे यानी वो एक्टिव हो जाते हैं। बाज़ लोग खुशकिस्मत होते हैं, जब वो इतने खुशकिस्मत होते हैं कि वो मट्टी को आग लगाए वो सोना हो जाती है, और बाज़ इतने बदकिस्मत होते हैं वो सोने को आग लगाए तो मट्टी हो जाते हैं। तो खान साहब के होते हुए पाकिस्तान में अच्छी खबरें सुनने को हमारे कान तरस गए थे। अब कुछ अच्छी खबरें, बुरी खबरें भी आती हैं लेकिन अच्छी खबरें भी सुनने को मिल रही हैं, और अल्लाह करे कि आइंदा भी आने वाले वक्त में हमें अच्छी खबरें सुनने को मिले। और सबसे अच्छी खबर और बड़ी खबर तो ये होगी कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो उस लेवल पे चली जाए जिस लेवल पे 2018 में थी, यानी 3 या 4% थी, और ऑयल प्राइसेस वो भी कम हो जाएं, तो पाकिस्तान के अवाम की
को कुछ सुख का सांस आए और वो भी समझे कि जी उनके लिए भी, यानी एक तो अच्छी खबर यह ना कि पाकिस्तान जो के ऊपर जो दिवालिया होने का खतरा था वो तो टल गया। अब अगली अच्छी खबर अगर आ जाए कि आईएमएफ के साथ भी आपके मामला ठीक हो गए हैं और आईएमएफ भी आपको दे रहा, जो मेरा ख्याल है कि ये हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको देख रहा हूँ इंटरनेशनल पिक्चर में, और उसमें जो बाइडन का अपने हिसार से बाहर निकलना है। कल भी उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से अच्छे जज्बात का इजहार किया है और कहा जी उनकी नई हुकूमत से बात हुई है और वो सऊदी अरब भी जा रहे हैं। तो उसका मतलब अमेरिका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो एकदम सारी चीज़ों को रैपअप करके बैकअप कर गया था, अब वो ज़ाहिर है दोबारा अपने उसमें खड़ा हो रहा है। चीज़ों को उनको ज़्यादा मुसीबत पड़ गई है। अपने आप को समेटना जो है ना वो ज़्यादा मुश्किल होता है, फैलाना इतना मुश्किल नहीं होता। तो खुद को समेट के संभाल के रखना इट्स अ वेरी टफ जॉब। तो अमेरिका ने शायद कोशिश की है लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।